प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप लोगों का सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और जान रहे होंगे। आपके इस सीखने, समझने और जानने की प्रक्रिया में हम एक बार पुनः हाजिर हैं लेकर के क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का वो टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम लोग इस टॉपिक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आज की क्लास में हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे। अब देखना यह है कि कितने विद्यार्थी कितनी जल्दी सही जवाब देते हैं। तो उन सवालों को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि मैटर किसे कहते हैं, अर्थात द्रव्य किसे कहा जाता है, इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, और इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा कि उन अवस्थाओं की या फिर उन अवस्थाओं के जैसे ठोस, द्रव, गैस की इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। उसी के आगे से हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि द्रव्य की मुख्यतः तो 3 अवस्थाएं होती हैं। वैसे तो इसकी 6 अवस्थाएं होती हैं। पहले आपकी हो गई ठोस, दूसरी आपकी हो गई द्रव, तीसरी आपकी हो गई गैस। ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस, गैस या फिर वेपर भी बोला जाता है। ठीक है, ये तो इसकी मुख्यतः 3 अवस्थाएं हो गई। इसके अलावा 3 और भी इसकी अवस्थाएं होती हैं। वो कौन सी होती हैं ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जाइएगा और इसकी जो अगली 3 अवस्थाएं हैं वो आप जरूर बताइएगा। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिएगा, जैसे ये आपका कोई ठोस हो, ठोस को हमें चेंज करना हो द्रव में, या फिर द्रव को हमें चेंज करना हो ठोस में, द्रव को हमें मान लीजिएगा चेंज करना हो गैस में, और गैस को हमें चेंज करना हो द्रव में। इसके अलावा गैस को मान लीजिएगा हमें चेंज करना हो ठोस में, या फिर किसी ठोस को हमें चेंज करना हो द्रव में। तो इन अवस्थाओं का जब हम परिवर्तन करते हैं तो उन प्रोसेसेस को क्या कहा जाता है और वो प्रोसेसेस होती कैसे हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अर्थात हम लोग बातचीत करेंगे आज कि अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से होता है और अवस्था परिवर्तन के जो प्रोसेसेस होते हैं उनका नेम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार कोई ठोस किसी द्रव में परिवर्तित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कोई सॉलिड ले लेते हैं। वैसे तो हम लोग बर्फ की बात कर लें, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कुछ हटके बात करें। हम लोग कोई प्लास्टिक का एक टुकड़ा ले लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा प्लास्टिक का कोई भी एक टुकड़ा ले लीजिएगा। आप जानते हैं कि प्लास्टिक का टुकड़ा कैसा है, आपका सॉलिड है। इसको हमें चेंज करना है किसमें, द्रव में चेंज करना है, इसे हमें लिक्विड में चेंज करना है। सॉलिड की क्या विशेषताएं होती हैं अच्छी तरीके से आपको पता है। सॉलिड को जो मोलेक्यूल्स होते हैं वो काफी पास पास होते हैं, अर्थात उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल गैपिंग अर्थात जो अंतरा अणुक अवकाश होता है वो काफी कम होता है, और मोलेक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि एक ऐसे निकाय को जिसके कणों के बीच की गैपिंग बहुत कम है, जिसके कणों के बीच में लगने वाला जो आपका इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स अर्थात अंतरा अणुक आकर्षण बल है, ठीक है, उस निकाय को हमें एक ऐसे निकाय में चेंज करना है जिसके कणों के बीच की गैपिंग ज्यादा हो और कणों के बीच में लगने वाला जो आपका इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स अर्थात अंतरा अणुक आकर्षण बल क्या हो, कम हो। तो हम क्या करेंगे, उसका इस प्रोसेस का क्या नेम है और ये प्रोसेस होती कैसे है, ध्यान दीजिएगा। हमने ले लिया मान लीजिएगा प्लास्टिक। अब हम जान गए कि प्लास्टिक के जो मोलेक्यूल्स होंगे वो काफी पास पास और इनके मोलेक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। हमें इसको चेंज करना है किसमें, लिक्विड में, अर्थात मोलेक्यूल्स को हमें दूर दूर करना है और उनके बीच में जो गैपिंग है वो हमें बढ़ानी है और अट्रैक्शन फोर्स भी हमें क्या करना है, कम करना है। अब हमें गैपिंग बढ़ानी है। ये आपके सॉलिड मान लीजिएगा, ये सॉलिड के आपके मोलेक्यूल्स हो गए काफी पास पास, इनको हमें दूर दूर करना है। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे इसमें, आप पहला काम ये करेंगे कि इसको आप गर्म करेंगे। गर्म करने के साथ साथ इसके जो आपका प्रेशर होगा, जो दाब होगा, उसको भी आप क्या करेंगे, कम करेंगे। यानी कि टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है और जो प्रेशर है वो हमें घटाना है। जब हम दाब कम करेंगे, प्रेशर
प्रेशर कम करेंगे और जब इसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा, जो ये मोलिक्यूल्स हैं, इन मोलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी, जो आपकी गतिज ऊर्जा होगी, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। आप जानते हैं क्या होगा, अगर जो आपको हम थोड़ी देर के लिए बहुत तेज धूप में खड़े कर दें तो आप भी कूदेंगे ना, तो ये क्या होगा, जो एक मोलिक्यूल्स होंगे जब इनको हम गर्म करेंगे तो ये भी कूदेंगे, अर्थात इनके बीच में जो आपकी गैपिंग है वो बढ़ेगी। जितनी दूर में ये, जितनी डिस्टेंस में ये कंपन कर रहे थे, वो अब डिस्टेंस क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। जब ये डिस्टेंस बढ़ेगी और इसको हम गर्म करेंगे तो डिस्टेंस और बढ़ेगी। जब ऐसे ही हम गर्म करते रहेंगे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो जो आपका जो जालक है, जो ये जो फिक्स संरचना होती है वो धीरे धीरे ब्रेक हो जाती है, अर्थात इसमें बहने का गुण आ जाता है। बहने का गुण आ गया मतलब कि जो ये सॉलिड है वो आपका लिक्विड में चेंज हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका सॉलिड लिक्विड में कब बदला, जब हमने इस सॉलिड को गर्म किया, इस ठोस को हमने गर्म किया। तो जब किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हमने देखा कि इसके मोलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ गई। जब मोलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इसका जो क्रिस्टल जालक है वो आपका टूट गया, अर्थात जो मोलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा दूर तक गति करने लगे, यानी कि ये धीरे धीरे किसमें चेंज होने लगा, लिक्विड में चेंज होने लगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है गलन। इस प्रक्रिया को कहा जाता है गलन अर्थात मेल्टिंग। यह आपकी प्रोसेस क्या कहलाती है, इस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग के नाम से, गलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आया। जिस ताप पर, सबके लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है, जिस ताप पर यह प्रक्रिया आपकी शुरू होती है उस ताप को हम लोग बोलते हैं गलनांक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। इसको मेल्टिंग पॉइंट आपका बोला जाता है। मान लीजिएगा पूछ लिया जाए कि गलनांक से आप क्या समझते हैं, तो उम्मीद है कि अब आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो गलनांक आप समझ गए, गलन आप समझ गए। ध्यान रखिएगा, जैसे आपका जो बर्फ होता है, बर्फ आपका 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलना शुरू हो जाता है। और बर्फ के अलावा हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आपका आयरन, लोहा जो होता है वो 1535 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलना शुरू हो जाता है। बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, और जो आपका आयरन है वो 1535 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलना शुरू हो जाता है। एक क्वेश्चन आपके लिए यहां से रहेगा, आप बताइएगा कि हीरे का गलनांक कितना होता है, कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर हीरा पिघलना शुरू कर देता है। यह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में आप अवश्य दें। तो ये आपका पहला प्रोसेस हो गया कि किस तरीके से कोई ठोस किसी द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसका आप जस्ट अपोजिट देखते हैं, अर्थात देखते हैं हम कि किस तरीके से कोई द्रव किसी ठोस में परिवर्तित होता है। इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस हमें करना है। जब हमें किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में चेंज करना था तो हमने क्या किया, उसको गर्म किया और उसका हमने जो आपका प्रेशर उसे हमने क्या किया, कम किया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना यह है कि द्रव को हमें चेंज करना है सॉलिड में। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट करना है, अर्थात यहां पर हम ताप बढ़ाते थे तो इस प्रक्रिया में हम क्या करेंगे, ताप को घटाएंगे। ताप हम क्या करेंगे, कम करेंगे। प्रेशर क्या करेंगे, हम प्रेशर हम बढ़ा देंगे। दाब क्या करेंगे, हम दाब इसका बढ़ा देंगे। जब हम ताप कम करेंगे, दाब बढ़ा देंगे, तो दाब बढ़ाने पर ये जो मोलिक्यूल्स हैं वो पास पास आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये मोलिक्यूल्स के बीच की गैपिंग क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम होना शुरू हो जाएगी। जब गैपिंग कम होना शुरू हो जाएगी, ये मोलिक्यूल्स काफी पास पास आ जाएंगे, तो आप जानते हैं कि अब द्रव्य की वह अवस्था, जिस अवस्था में मोलिक्यूल्स काफी पास पास होते हैं, गैपिंग बिल्कुल ना के बराबर होती है, उसी को तो ठोस बोला जाता है। अर्थात वो द्रव किसमें बदल गया, धीरे धीरे वो आपका जो लिक्विड है वो धीरे धीरे बदल जाता है ठोस में। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं हिमन। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, हिमन नाम देते हैं। फ्रीजिंग बोला जाता है इसे। ठीक है, ये आपका हो गया फ्रीजिंग। ये प्रक्रिया जिस ताप पर शुरू होती है उस ताप को हम लोग बोलते हैं हिमांक। हिम प्लस अंक, हिम का मतलब होता है जमने से, अंक का मतलब होता है ताप से, अर्थात जिस पर कोई द्रव, जिस ताप पर कोई द्रव आपका जमने लगे वह ताप ही कहलाता है हिमांक, अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। तो यह आपका हो गया कि किस तरीके से कोई ठोस किसी द्रव में परिवर्तित होता है या फिर कोई द्रव किसी ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका जो पानी होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर
0 डिग्री सेल्सियस ताप पर सॉलिड में अर्थात बर्फ में बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखिएगा दूसरी प्रोसेस, यानी कि किस तरीके से कोई द्रव किसी गैस में चेंज होता है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। द्रव की विशेषताएं आपको पता होगा कि द्रव और गैस के अगर जो हम विशेषताओं की तुलना करें तो द्रव के जो मोलेक्यूल्स होते हैं वो गैस के मोलेक्यूल्स की अपेक्षा पास पास होते हैं। अगर जब अंतरा अणुक आकर्षण बल की बात करें तो वो द्रव के कणों के बीच में ज़्यादा लगता है और गैस के कणों के बीच में बहुत ही कम, ना के बराबर लगता है। अर्थात एक ऐसे सिस्टम को जिसमें मोलेक्यूल्स थोड़े पास पास हैं और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स, अंतरा अणुक आकर्षण बल थोड़ा है, बहरहाल उसका अस्तित्व है, ऐसे सिस्टम को हमें ऐसे सिस्टम में चेंज करना है जिसमें जो मोलेक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं और इसके अलावा उनके बीच में जो आपका अट्रैक्शन होता है वो बिल्कुल शून्य के बराबर होता है। तो हम करेंगे क्या, ध्यान रखिएगा, कोई भी हम लिक्विड ले लें उसे हमें किस में चेंज करना है, उसे हमें गैस में चेंज करना है। मोलेक्यूल्स थोड़े पास पास हैं, इनको हमें बहुत दूर दूर करना है। तो हम करेंगे क्या, प्रेशर फिर हमें कम करना पड़ेगा और हमें जो टेम्परेचर फिर इंक्रीज करना पड़ेगा। जब हम प्रेशर यानी कि दाब कम करेंगे, ठीक है, और जो इसका टेम्परेचर अर्थात ताप जो है उसे हम लोग बढ़ा देंगे, तो ताप जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो इन मोलेक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। अर्थात ये मोलेक्यूल्स जहां पर जितनी दूरी में कंपन कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा दूरी में अब कंपन करना शुरू कर देंगे। तो जब ये ज्यादा दूरी में कंपन करना शुरू कर देंगे, इसको और ज्यादा आप गर्म करते रहिएगा। जब इसको आप और ज्यादा गर्म करते रहेंगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, ये उस लिक्विड के लेवल को छोड़ करके हवा में मिलना शुरू हो जाएंगे, वातावरण में मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि वो आपका जो लिक्विड है वो द्रव में बदलना आपका शुरू हो गया। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं वाष्पीकरण। यानी कि किसी द्रव पर गर्म करते रहने पर या फिर और ज्यादा गर्म करते रहने पर एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उस द्रव का ऊपर का पोर्शन जो होता है, जो सतही आपका भाग होता है, वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है गैस में। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, जो आपका लिक्विड होता है वो धीरे धीरे, यानी कि जो आपका वाटर होता है वो धीरे धीरे गैस में यानी कि भाप में बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। इसके जस्ट अपोजिट प्रक्रिया को देखिएगा, यानी कि अब हमें गैस को किसमें बदलना है, हमें गैस को अब चेंज करना है द्रव में। यानी कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय जिसके मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल है ही नहीं, ना के बराबर है, उनको हमें चेंज करना है एक ऐसे सिस्टम, एक ऐसी निकाय में जिसके मॉलिक्यूल्स पास पास हों और कुछ अट्रैक्शन आपका उनके बीच में लग रहा हो। यानी कि इस गैपिंग को हमें कम करना है। तो हम आपसे यदि पूछें कि इन गैपिंग को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपका यही जवाब होगा कि सर आप इसको क्या करिएगा, इसको आप कंप्रेस करिए, अर्थात दाब बढ़ाइए। आप जैसे ही दाब बढ़ाएंगे ये मॉलिक्यूल्स पास पास आना शुरू हो जाएंगे। ताप तो हमें कम करना ही पड़ेगा, तो ताप कम करने पर, दाब बढ़ाने पर यही मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पास पास आना शुरू हो जाएंगे। अर्थात ये जो गैस के अणु हैं वो धीरे धीरे द्रव के अणुओं में परिवर्तित होना शुरू हो जाते हैं। इस क्रिया को हम लोग द्रवण बोलते हैं या फिर इस क्रिया को हम लोग संघनन भी बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि वर्षा होने की क्या प्रोसेस होती है। जब सूर्य की किरणें जल के एक विशाल क्षेत्रफल पर पड़ती हैं तो जो आपका जल होता है वो जलवाष्प के रूप में इकट्ठा बन करके वायुमंडल में उड़ जाता है और वहां से पुनः संघनन के पश्चात, अर्थात इसी क्रिया के पश्चात वो धीरे धीरे आपका ठंडा होता है, उस पर दाब पड़ता है, तो वो आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास आकर के वाटर के मॉलिक्यूल्स में, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं और वही कुछ समय पश्चात धरती पर पुनः वर्षा के रूप में आ जाते हैं। एक तो इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा, आपने देखा होगा कि अगर जो बर्फ से भरी गिलास रख दी जाए तो कुछ समय पश्चात उस गिलास के सतह पर कुछ बूंदें आ जाती हैं। यह भी आपका उदाहरण है काहे का, संघनन का या फिर द्रवण का। ये एग्जाम्पल है। तो आपने समझा कि किस तरीके से द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है या फिर कोई गैस किस तरीके से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जब कोई द्रव गैस में परिवर्तित होता है तो एक और प्रोसेस होती है, जरा उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम लोग वाटर को हम हीट करें, जल को हम लोग गर्म करें, तो ये वाष्प में बदलने से पहले, चूंकि गलनांक एक आपका टेम्परेचर होता है,
जिस टेम्परेचर पर ये जो आपका वाटर है ये बॉयल होना शुरू हो जाता है, उबलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक। और वो प्रक्रिया आपकी जो बॉयल होने की प्रक्रिया है वो आपकी कहलाती है क्वथन, ठीक है। क्वथन का मतलब होता है उबलना, क्वथनांक मतलब क्वथन प्लस अंक, क्वथन का मतलब हो गया उबलना, अंक का मतलब हो गया ताप। अर्थात जिस ताप पर कोई लिक्विड उबलना शुरू हो जाए वो आपका टेम्परेचर कहलाता है क्वथनांक, ठीक है। ध्यान रखिएगा प्रत्येक लिक्विड के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, इसका मान अलग अलग होता है। तो क्वथनांक आप समझे, बॉयल कैसे होता है कोई पदार्थ, मान लो कोई पूछ ले कि उबलना क्या है तो आप कैसे जवाब देंगे। ध्यान रखिएगा जैसे हम कोई पात्र ले लें और इस पात्र में हमने मान लीजिएगा वाटर जो है वो फिल कर रखा है, इसमें हमने वाटर को भर के रखा है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग ऊष्मा देना शुरू करेंगे, इसको हम लोग गर्म करना शुरू करेंगे। जब हम गर्म करेंगे तो ये नीचे के जो मोलिक्यूल्स हैं ये पहले हीट होंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये लोग क्या करेंगे, तेजी से गति करेंगे। तो ये तेजी से गति करके कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। और जो ऊपर के जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ, वो चूंकि भारी होंगे तो कहाँ आ जाएंगे, वो नीचे। अब देखिएगा अब जैसे से आप इसकी टेम्परेचर में इंक्रीजिंग करते रहेंगे ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, ये नीचे आएंगे, ये ऊपर जाएंगे, ये नीचे आएंगे। ये प्रक्रिया जब खूब तेज होने लगेगी तो ये जो आपका वाटर है वो उबलने लगेगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग बॉयल करना अर्थात उबलना कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वथन और क्वथनांक हो गया। अब देखिएगा किस तरीके से कोई गैस सॉलिड में चेंज होता है या फिर कोई सॉलिड किसी गैस में चेंज होता है। ध्यान रखिएगा यह आपका गैस की विशेषताएं आप जानते हैं, अर्थात गैस के जो मोलिक्यूल्स होते हैं, पहले हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, पहले ठोस को गैस में चेंज करके हम लोग पढ़ लेते हैं किस प्रकार से कोई ठोस गैस में चेंज होता है और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ आपके ऐसे सबस्टेंसेस पाए जाते हैं जिनको अगर जो हम थोड़ी सी भी ऊष्मा दे दें, उनको हम थोड़ा सा भी गर्म कर दें तो वो बहुत जल्दी उनके मोलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन खत्म हो जाता है और गैपिंग बहुत तेजी से आपकी बढ़ जाती है। अर्थात ये काफ़ी पास मोलिक्यूल्स हो गए, इसको हमने थोड़ी सी टेम्परेचर इसको दे दिया तो ये काफ़ी दूर वाले है ना, बहुत दूर वाले मोलिक्यूल्स वाले सिस्टम में चेंज हो गया। अर्थात ये ठोस किस में चेंज हो गया, आपका गैस में चेंज हो गया। ध्यान रखिएगा ये आपका सॉलिड है, ये आपका गैस है, बीच की अवस्था कौन सी होती है, द्रव। जब कोई आपका सॉलिड गर्म करने पर द्रव में ना बदले, वो सीधे गैस में बदल जाए तो इस क्रिया को हम लोग सब्लिमेशन अर्थात ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस क्रिया को हम लोग नाम देते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। जैसे आपका कपूर आपने देखा होगा, कपूर को जलाने पर वो लिक्विड में चेंज नहीं होता है, वो लिक्विड में चेंज होने से पहले ही वेपर अर्थात वाष्प में यानी कि गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, जैसे NH4Cl जिसे नौसादर, जिसका केमिकल नेम अमोनियम क्लोराइड होता है, इसे भी अगर जो हम हीट करें तो ये द्रव में बदले बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये इनका गैसीय अवस्था में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और आपके वह पदार्थ जो द्रव में बदले बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं वो आपके ऊर्ध्वपातस कहलाते हैं। अर्थात जो ये आपका है NH4Cl ये आपका हो जाएगा ऊर्ध्वपातस, ये आपका क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातस। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बन गया यहां से जो आपको बताना है। दो एग्जांपल हमने आपको बताया ऊर्ध्वपातस के, पहला हमने बताया कपूर, दूसरा हमने बताया NH4Cl। आपको दो अन्य ऐसे पदार्थों के नाम बताने हैं जिनमें ऊर्ध्वपातन का गुण होता है, अर्थात जो ऊर्ध्वपातज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका गैस यानी कि ठोस बदल गया किसमें, गैस में। अब देखिएगा इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस, अर्थात गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब हम किसी पदार्थ को, आप ऐसे एग्जांपल ले लीजिएगा, आप कपूर को जलाइए, कपूर को एक पात्र में आप जलाइएगा, उसके ऊपर एक कीप रख दीजिए आप, फिर उसके ऊपर आप रुई लगा दीजिएगा, जहां पे वो छिद्र हो कीप का ऊपरी सिरा, वहां पे आप क्या करिएगा, एक रुई लगा दीजिएगा। जब आप जलाएंगे कपूर को तो कुछ समय जलने के बाद आप ये देखेंगे कि जो आपका रुई है उस रुई में फिर से आपका कपूर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। यानी कि कपूर को हमने जलाया, ये आपका ठोस था, ये किस में बदल गया, ये बदल गया गैस में। जब ये आपका ठंडा हुआ तो पुनः किस में बदल गया, ठोस में बदल गया। इस क्रिया को हम लोग निक्षेपण कहते हैं, इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोला जाता है, ठीक है। इस क्रिया को हम लोग निक्षेपण कहते हैं।
तो कपूर कैसा था आपका, कपूर था आपका सॉलिड, हमने इसको गर्म किया तो ये किस में चेंज हो गया, ये आपका चेंज हो गया गैस में। कुछ समय पश्चात जब ये आपके गैस यानी कि वेपर जब ठंडा हुई तो पुनः किस में चेंज हो गई, कपूर में। कपूर कैसा होता है, ठोस, यानी कि फिर से ये किस में चेंज हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया। जब कोई गैस किसी ठोस में आपका चेंज होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं निक्षेपण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि ठोस से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, या फिर द्रव से ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। और हमने पढ़ा कि द्रव किस प्रकार से आपका गैस में परिवर्तित होता है, या फिर गैस आपका जो है वो द्रव में चेंज होता है, कोई गैस कैसे ठोस में चेंज होती है, या फिर कोई ठोस किस प्रकार से गैस में चेंज होता है। आप लोग नोट्स बनाते रहें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे, टेम्परेचर क्या होता है, ऊष्मा क्या होती है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं।